नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ डिटेल नोट कर रहा था ताकि मैं आपको कुछ आगे बता सकूँ। बात सारी है कि मेरे अगस्त टीवी के अंदर सबसे लास्ट जो चैनल है, सबसे लास्ट आपने देखा होगा, वो लाल बहादुर शास्त्री की मिस्ट्री के बारे में है। इस मिस्ट्री के बारे में मैंने लेटर बनाया था, सारी डिटेल दी थी और मोदी जी को मैंने बाई पोस्ट भेजा भी था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। ये देखिए उसका नॉलेजमेंट, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बारे में भी जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या वजह हो सकती है। लेकिन हर आदमी ने उनकी जो मौत हुई उसको अलग अलग एंगल से देखा। वास्तविकता जो थी वो किसी को भी नहीं मालूम कि क्या रही, कैसे रही और क्यों रही। अब लोग अपने अपने हिसाब से खंगालते रहे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, या श्योरिटी भी बताती थी ऐसा हुआ था, लेकिन रियलिटी की कोई नहीं बता पा रहा था। लेकिन वो मैं आज आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद ये GTV वालों ने भी मेरे लेटर लिया था, उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई थी, मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म। लेकिन मुथुट चक्रवर्ती उसके अंदर भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूरी वो भी नहीं आगे आए। क्या पता कोई इंफॉर्मेशन बहुत वालों ने उनके लिए मना कराया होगा, क्या कुछ हुआ, खैर भगवान जानता है क्या हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बात है रियलिटी, वो आम जनता को पता लगनी चाहिए क्या हुआ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% बिल्कुल 100% सही है। और किसी को भी कुछ हुआ हो, कुछ हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और मैं इसके लिए पूरी तरीके से आपको जवाबदेही दे सकता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे इतने काबिल इंसान जो कि कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दिया गया था। वो हर चीज़, क्योंकि राष्ट्रता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रता की परिभाषा क्या है, एक उसके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया था। क्योंकि जो आदमी राष्ट्र की बात सोचेगा, जो नेता राष्ट्र की बात सोचेगा, वो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इन विरोधी पार्टियों के लिए, इन नक्सलियों के लिए, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, इस समाजवादी पार्टी के लिए, इस BSP वालों के लिए, इस कांग्रेस के लिए, इस आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है जो राष्ट्र के लिए सोचेगा, राष्ट्र की नियति पे चलेगा कि सबका कल्याण हो। वो बर्दाश्त नहीं हो सकता इनको। क्यों कि एक तो उनको अपने ही गुड्डी चलानी होती है। अब 26 जनवरी को आपने देख लिया, ज़्यादा डिटेल में तो मैं कह नहीं सकता, जाऊँगा नहीं। तो मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, 100% सही है। बात उन दोनों की है तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुए 1 हफ्ता हुआ था। तो इनके पर्सनल फिजिशियन थे डॉक्टर RN चुग, जो कि विलिंगडन हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और इनके लाल बहादुर शास्त्री के साथ हमेशा वो जुड़े रहते थे। कहीं जाते थे तो साथ में वो जाते थे। तो जब वो यहाँ आए दिल्ली, और बैंक में उनका अकाउंट था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, वहाँ मेरे पिताजी, जिनको मैं पापा जी बोलता हूँ, तो वो उनसे मिले। तो मेरे पापा जी ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, आप तो शास्त्री जी के साथ गए थे और आप उसको नहीं बचा पाए, क्या हुआ? और कह के वो तो गुस्से में थे। मेरे पापा उनसे गुस्से में बोले। उनकी बात सुन कर के डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए
बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं बचाने या ना बचाने की कोई बात नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी। फिर उन्होंने एक एक बात मेरे पापा जी को बताई। उनके बैंक का अकाउंट में अपने अकाउंट के सिलसिले में आए थे। उनका बैंक में अकाउंट था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जो आजकल यूको बैंक के नाम से मशहूर है। मेरे पापा वहाँ पे अकाउंटेंट थे उस टाइम में, करनाल प्लेस में, जहाँ पे नाथ ब्रदर्स हैं, उसके ठीक अपोजिट वहाँ पे ब्रांच में थे। उसके ऊपर LIC का ऑफिस भी है। ये मैं आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको उनके बारे में संशय हो तो आप कोलकाता के अंदर जो इनकी जो हेड ब्रांच है सारनी के अंदर, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। अब उन्होंने बताई सारी बात कि मैं तो शास्त्री जी के साथ गया था। तो जिस वक्त वो शास्त्री जी यहाँ से दिल्ली से रवाना हुए तो हवाई जहाज में जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगाई गई थी, उसमें स्टेयरकेस में ऊपर चढ़ ही रहे थे। तो एक रसोइया था, उसका नाम था अब्दुल। शास्त्री जी उसको देख के बोले कि भाई तू कहाँ से आ रहा है? बोला जी मैं आपका कुक हूँ। बोला कुक तो तू तो नहीं है, वो तो मेरा पांडे है। नहीं, मैं कुक हूँ, मेरे को भेजा है उन्होंने, वो नहीं आया। अब शास्त्री जी का तो दिमाग हो गया अपसेट। बोले वो को नहीं आया? एयरपोर्ट तक वो साथ था, एयरपोर्ट तक वो साथ था, अंदर एंट्री करते ही वो चलता कर दिया उसको और उसको भेज दिया। अब ये परेशान हो गए। इसमें डॉक्टर साहब बताते हैं कि उसी से वो परेशान थे कि ये मेरा जो कुक है वो क्यों नहीं है, तो ये दूसरा कुक क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है। खैर हवाई जहाज में बैठे, ताजगंज में पहुँचे। ताजगंज में पहुँच करके सारी बातचीत हुई और उन्होंने साइन कर दिए एग्रीमेंट में। साइन कर दिए। साइन करने के बाद उनके पास रात को 8:30 बजे फ़ोन दिल्ली से आता है। उनका सगा बेटा जो हरिकिशन शास्त्री है था, उसने फ़ोन किया। बाबूजी बोलते थे उनको, सब घर में बाबूजी बोलते थे, बाबूजी आपने क्या करा, साइन क्यों कर दिया आपने? तो बोले कि जी साइन क्यों कर दिए? कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि साइन करने हैं, मैंने करा नहीं तो मैं तो साइन करने के लिए तैयार ही नहीं था, एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार ही नहीं था, यह तो तुम्हें पता ही है। उस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी भी थी, सारे नेता लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं साइन करने हैं आपको, हमें रक्षे से नहीं बिगाड़नी, हमने उससे नहीं बिगाड़नी, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, मैं क्या करूँ? तब सबने बोला था साइन करने हैं तो करने हैं, क्या कर सकता हूँ, जबकि मैं तो तैयार नहीं था। बोले जी आपने साइन तो कर दिए, जब आप दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुँचोगे तो आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे। वो काले झंडे कौन दिखाएगा? बोले कांग्रेस वाले दिखाएंगे, तो बीजेपी वाले तो दिखाएंगे, वो जनसंघ वाले तो दिखाएंगे नहीं, पहले जनसंघ था, जनसंघ वाले तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वाजपेयी जी से मेरी बात हुई थी, वाजपेयी ने कहा था साइन मत करो ना। अब क्या हुआ? अब ये परेशानी में पड़ गए। अब उन बेटे का नाम हरिकिशन शास्त्री था, छोटे उनके 2 बेटे थे, उनका एक का नाम अनिल शास्त्री, एक का नाम सुनील शास्त्री। अब परेशानी में पड़ गए। उन्होंने सारी बात बताई डॉक्टर साहब से। कह रहे जी पाकिस्तान से लड़ाई हुई हमारी और लाहौर पे पहुंचने से 15 किलोमीटर से पहले सीज फायर हो गया, वहाँ हमारी फ़ौज रुक गई। 4 महीने तक हमारी फ़ौज लाहौर के बॉर्डर पे रुकी रही, 4 महीने तक। ये चीज़ तो आपको अगर आप देना चाहें तो डिफेंस मिनिस्ट्री से भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। और उसमें तिरंगा झंडा भी लगाया गया उस जगह पर। और उस जगह पर उस दिनों में हमारे जो प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी गए थे उस जगह पे।
वो भी गए थे, सारे नेता लोग जाते रहे और कमांडर चीफ भी जाते रहे, सब चीज़ थी। वो शास्त्री जी ये कहते थे कि लाहौर हमने कब्जा कर लिया है, 15 किलोमीटर जाने में दूर कितनी है, देर कितनी लगेगी। लेकिन वो कहते थे कि मैं पीओके वापस लूँगा, उसके बदले में दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले। वे इस बात पे वो अड़े हुए थे। वो पीओके लेने के चक्कर में थे कि जो उन्होंने हमारा हथियार है वो हमें दे दे, और ये जो हमने हथियार है इसको दे देंगे, हम पार्टी ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ वाले नेता लोग मान ही नहीं रहे थे इस बात को। नहीं, रशिया नाराज हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। बस अब जब उन्होंने साइन कर दिए तब तुमने साइन क्यों कर दिए? मतलब देखिए धोखा किया उनके साथ, सरासर धोखा हुआ। आदमी को भेज दिया, अब तब हो गया तो तुमने क्यों करा? आजकल भी यही हो रहा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कर दिया तो क्यों कर दिया? अपने ही बात बनाई, और अपने ही किसान आंदोलन की अपनी ही बात बनाई, अपने ही चीज़ की अपनी सारी रिपोर्ट बनाई, उसी रिपोर्ट के आधार पे किसान आंदोलन के लॉ बना दिया। अब दोनों लॉ क्यों बना दिया? ये तो शुरू से ही कांग्रेस वालों की चाल रही है। सत्यानाश किया हुआ इन्होंने। अब क्या हुआ? वो परेशान थे, बोले जी अब बताओ मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, सारी बातें तो मैं तो तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती भेजा। उसमें आप जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखोगे उसमें शास्त्री जी टहलते हुए नज़र आएंगे, तो उस वक्त वो टहल ही रहे थे। अब क्या हुआ कि जब वो टहल रहे थे, या तो पीछे से किसी ने फ़ोटो बनाई होगी, खींच रहा होगा ये क्या हो रहा है अंदर, गुप्त कैमरे से उसने फ़ोटो ली, बनाई कि शास्त्री जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, शास्त्री जी ऐसे घूम रहे थे। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी, डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर आर.एन. चुग बोले जी ऐसा है, शास्त्री जी जो हो गया तो हो गया, तो दिल्ली जाके होगा। हाँ भाई होगा तो वही होगा। अब आप कब बीपी हाई ना हो जाए, उनको बीपी की शिकायत थी, आपको बीपी हाई ना हो जाए, आप परेशान ही मत हो, तो आप अपने कमरे में चले जाओ। बोले जी डॉक्टर साहब आप भी चले जाओ और जैसा होगा देखेंगे। डॉक्टर साहब ने उनका बीपी चेक करा था तो थोड़ा सा उनका लो था, फिर उन्होंने कुछ दवाई दे दी थी उनको, उससे उनको फ़र्क पड़ गया था। फिर जो डॉक्टर साहब शास्त्री जी को रात को सोते हुए दूध पीने की आदत थी, रसोई देखिए सिर्फ दूध पिलाने के लिए भेजा। आप बताइए, खाना तो उन्होंने वहीं खा लिया था जहाँ साइन करे थे, वेजिटेरियन, नॉन वेज तो खाते नहीं थे, वेजिटेरियन। उनका डॉक्टर अब पांडे था, वो भी हिंदू था पंडित, और ये अब्दुल को भेजा मुसलमान को। अब वो सब सारी बातें हुई, क्लियरिटी, टेंशन में थे, इधर से उधर घूम रहे थे। बोले आप टेंशन मत लो, आप लेट जाओ। और बोला कि दूध पी के लेटता हूँ। उन्होंने अब्दुल को दूध बोले के लिए बोला, अब्दुल ने उनको दूध पिया है। दूध पी के डॉक्टर साहब अपने कमरे में आए हैं और वो अपने कमरे में हैं। लेकिन उनका एक रूटीन था कि सवेरे 5:15 बजे वो डॉक्टर साहब को बेल मारते थे। जहाँ शास्त्री जी का कमरा होता था उनके बराबर में ही डॉक्टर को कमरा दिया जाता था, डॉक्टर साहब को, और उनकी कॉल बेल मार कनेक्शन मार दिया जाता था। जैसे वो बेल मारते थे डॉक्टर साहब मार जाते थे, उनका बीपी जो भी चेक करना होता था सवेरे के टाइम वो करते थे। अब क्या होता है जी, ये बात उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताई, ये बात मेरे साथ हुई। अब क्या हुआ कि 4:45 के भी 5 बज गए, बेल की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने अपनी बेल को चेक करा तो उसकी तार टूटी हुई थी। देखिए तार टूटी हुई थी, और
उन्होंने कमरे से बाहर जाने की सोची तो बाहर का उनका लॉक लगा हुआ था। ठीक है, बाहर का लॉक लगा हुआ था, तार टूटी हुई थी। अब बीच में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 5:15 के बाद अब ये तड़फ रहे, ये क्या बात है, ये क्या बात है। जो पहलवान टाइप के लड़के आए, वो डॉक्टर साहब कहते हैं मेरा ऐसे गर्दन कबर पकड़ लिया और कनपट्टी में मेरे बंदूक रख दी, और उसमें कागज़ बना हुआ था, उसमें लिखा था कि इनको हार्ट अटैक से मौत हुई है। बोले डॉक्टर साहब इसमें आप साइन करो, ये हमने लिखा है, साइन करो। डॉक्टर साहब बोले मैं क्यों करूँ साइन इसमें, मैं जब तक चेक नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा। बोले आपको करने पड़ेंगे, गोली मार दूँगा, मार दो गोली। बोले अगर इसको गोली मार दी वो भी मर गया तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं साइन करोगे। फिर उन्होंने प्लेन पेपर दिया, बोले प्लेन पेपर पे आप साइन करोगे, अब इसमें जो लिखना होगा वो हम लिखेंगे। अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब बोले कि मुझे प्लेन पेपर पे साइन करने पड़े। बाद में उन्होंने लिखा, मेरी राइटिंग नहीं है, लिख के कमरे में आए तो शास्त्री जी कमरे में लेटे हुए थे, उनको पर तिरंगा झंडा लगा दिया गया। कहाँ से आया, नीला पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोले ये तो मुंह की आंखें इनकी नीली पड़ी है, ये तो कुछ दिया गया है पानी दूध में डाल के। उन्होंने कहा अब्दुल को बुलाओ। अब्दुल कहाँ, अब्दुल को बाहर लगाया, अब्दुल गायब। अब्दुल का पता ही नहीं। शास्त्री जी अंदर लेटे हुए थे, उन्होंने भी थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करी, थे ही नहीं। डेथ को हुए भी 2-3 घंटे बीत गए थे। सारी रात उन्होंने ये काम करते रहे वो बन। अब वो क्या करें, डेड बॉडी जब आई तो ललिता शास्त्री जी इनकी वाइफ, उन्होंने भी इस बात के बारे में उठाया था कि उनकी मुंह पे सारा नीला पड़ा हुआ था। आप ये देखिए डॉक्टर कुलदीप नैयर जैसे विद्वान, मेरे वो एक तरीके से वो मेरे गुरु हैं। एक तरीके से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं उनका कोई भी लेक्चर होता था सुनने जरूर जाता था, और उनसे इंस्पायर होकर के मैंने इस लाइन में थोड़ा सा आने की कोशिश करी। अभी तो मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हूँ, मैं आई एम नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट हूँ। लेकिन हाँ, कुछ अपनी बात कहने का तरीका क्या है लोगों तक पहुँचाने का, मैं कुछ उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो कुलदीप नैयर ने भी सारी बात कही, डॉक्टर आरंचुक की बात भी कही और रसोई की बात भी कही, लेकिन उन्होंने रसोई का जो नाम है कुछ और लिखा है किताब में, लेकिन नाम उसका अब्दुल था। फिर उसको प्रेसिडेंट स्टेट, जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, वहाँ पे बच्चों का स्कूल है, जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो एम्प्लॉई हैं उनको कमरा दिया जाता है रहने के लिए, मकान, फ्लैट, और उनका कनेक्शन इंटरकॉम से होता है। बाहर गेट पे होता है, सिपाही वगैरह बैठे होते हैं, वो आप जाओ उनसे किसी से बात करनी है, मिलना है, तो पहले वो उनसे बोलेगा कि मैं इनको आदमी भेजूँ नहीं भेजूँ, फिर वो आपको वहाँ भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। तो मुझे पता लगा था कि अब्दुल को प्रेसिडेंट स्टेट में ठहराया गया है। ये बात तो कुलदीप नैयर ने भी लिखी कि प्रेसिडेंट हाउस में भेजा गया, वहाँ वो क्या करता था। फिर वहाँ मैंने पता करा एक दो से, तो वो कहते हैं कि अब्दुल पागल सा हो गया था कि मैंने शास्त्री जी को जहर दे के मारा, मैंने शास्त्री जी को जहर दे के मारा, ऐसे ऐसे घूमता रहता था। अब तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, पता नहीं जिंदा है या मर गया। लेकिन अब आप ये चीज़ देखिए कि शास्त्री जी के साथ कितना धोखा हुआ, देश के साथ कितना धोखा हुआ। अगर वो मान जाते बात तो कितना अच्छा होता।
अब आप देखिए जब वो साइन करा रहे थे तो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे कौशिकिन और अयूब खान इधर के थे पाकिस्तान के, और इधर के हमारे थे नेता लोग थे, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ख़त्म ही हो गए थे। अब वो भी, अब ताशकंद तो यूएसएसआर का हिस्सा था। अब सवाल ये उठता है कि उनको क्या आफत पड़ी थी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में कब्जा चाहता था और अफ़गानिस्तान बिना पाकिस्तान के कब्जा हो नहीं सकता था, क्योंकि उसको वहीं से जाना होता था, रूट वही है, और पाकिस्तान की हेल्प के बगैर वहाँ वो कब्जा कर नहीं सकता था। और पाकिस्तान को चाहिए था लाहौर, पीओ को वो देगा नहीं, लाहौर को वो ले लेगा। दबाव इंटरनेशनल डाल दिया उसने यूएसएसआर के ऊपर कि तुमको मैं हर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो वैसे हिंदुस्तान वाले तो वैसे लालची हैं, इनको लालच से मारा जाए। अब आप देखिए कि 100 साल मुगलों ने राज किया, 100 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, तो क्या वो अपने साथ फौज लेके आए थे? हम हिंदुस्तान के ऊपर राज करने के लिए अपने क्या फौज लेके आए थे? हम पे क्या अटैक किया था? नहीं किया था। लेकिन हमारे जैसे गद्दारों ने उनको यहाँ राज करने के लिए मौका दिया। हमारे गद्दार हैं ना, उसमें गद्दारी करी ना रशिया के साथ मिलके। जो एक अच्छा इंसान, उसको तुमने ऐसा करा, जहर दे दिया, दूध में मिला के दे दिया जहर, पॉइजन क्या दिया भगवान जाने। उनकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम नहीं करी नहीं, जहाँ आके करते, जहाँ वहीं ताशकंद में करते, कुछ नहीं करते। एक हीरोइन जयश्री, क्या नाम था उसका, हाँ हीरो, उस तक का तुमने पोस्टमार्टम वहाँ हुआ, यहाँ भी हुआ, तो ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा तुमने? बाहर जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी तो पोस्टमार्टम होता, चाहे डॉक्टर जो मर्जी कहता रहे। एक फौजी होता है, उसको गोली लग जाती है, शहीद हो जाता है, उसके भी पोस्टमार्टम होता है। आग लग जाती है, तुम्हें पता है आग लग गई, लेकिन उसकी भी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। तो इनका क्यों नहीं हुआ? ये तो बाहर हुआ था, पोस्टमार्टम होता था, पता चल जाता क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, लेकिन नहीं किया। ललिता शास्त्री रोती रह गई, बच्चे छोटे छोटे थे, फिर बड़े थे हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री, छोटे छोटे थे, हमारी उम्र के ही होंगे। तो अब क्या हुआ कि वो यूएसएसआर वाले को वहाँ अफ़गानिस्तान के लिए कब्जा लेना था, उसको अपना लाहौर लेना था और इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर लेना था। वो सीधी बात ये है। ये कॉन्स्पिरेसी इंदिरा गांधी की करी हुई है 100%। वो उनको हर तरीके से ये चाहिए, महत्वाकांक्षी थी बहुत ज़्यादा, और उनकी लाल बहादुर शास्त्री से बनती नहीं थी। 36 आंकड़ा था, कुछ कहते थे वो मानती नहीं थी, वो कहते थे ये नहीं मानते थे। तो 36 का आंकड़ा था उनका, वो कहते थे इसको लाके क्यों बैठा दिया। पहले जो जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो दूसरे जो थे उनको टेम्परेरी बनाया गया था, गुजाइलानंदा को, वो तो 10-15 दिन रहे। उसके बाद जब फैसला हुआ कि शास्त्री जी जो है नेहरू जी के साथ चलते रहे, और इनको नेहरू जी बहुत पसंद करते थे और इनसे अच्छा हमें काबिल आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन शास्त्री जी में और नेहरू जी में फ़र्क ये था कि शास्त्री जी राष्ट्रवाद के ऊपर चलते थे, नेहरू जी अपने पर्सनल बात पे चलते थे कि पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, ये हम स्टेप लेंगे तो पार्टी को नुकसान ना हो जाए। पर ये कहते हैं स्टेप लूँगा तो मेरे देश को क्या नुकसान होगा, स्टेप लूँगा तो मेरे देश को क्या फ़ायदा होगा। शास्त्री जी में नेहरू जी में इतना वो था।
लेकिन काबिलियत के बारे में कमी नहीं थी। भगवान ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने, और जो मिले, हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि वो ज़्यादा लंबे समय टिक नहीं पाए। लोग टिकने नहीं देते, राष्ट्रवाद के लोग टिकने नहीं देते। राष्ट्रवाद को लेकर चलोगे तो आपको वो मार देंगे, कोई ना कोई पंगा डालेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे। अब जब यूएसएसआर को अफगानिस्तान मिल गया, अब आप देखिए, मैं देखिए बात, अफगानिस्तान में यूएसआर ने कब्जा किया और यूएसआर को भगाने के लिए तालिबान का सहारा लिया अमेरिका ने। वो यूएसएसआर तो वहाँ से चला गया। इसके अलावा जो यूएसएसआर के साथ जो 14 कंट्रियाँ थीं उसको अमेरिका ने तोड़ दिया, अलग अलग छिन भिन कर दिया। अब सिर्फ रूस ही रूस रह गया ज़रा सा। अब जो अभी अजरबैजान और ये 2 कंट्रियों जो आपस में झगड़ा हुआ, वो भी तो यूएसएसआर का हिस्सा थे या नहीं, ये तो आपको ही पता है। वो तो तुर्की वाले ने पंगा डाल दिया था उनको भड़का के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात को उन्होंने गोलमाल किया। अब आप देखो कि वो तालिबान को भगाने के लिए अमेरिका को कितना कुछ करना पड़ रहा है। ये तो वो वाली बात हुई कि आपके घर के अंदर किराएदार आपका जा नहीं रहा, तो आप पहलवान के पास गए, ये जी पहलवान जी मेरे किराएदार जा नहीं रहा, आप कृपा करके हमारे यहाँ आओ, थोड़ा सा धमका दो, तो आपके डर के मारे वो भाग जाएगा। वो पहलवान बोले जी ठीक है, मैं इतने पैसे लूँगा। बोले पैसे ले लेना, पैसे की कोई कमी नहीं है। वो पैसे भी दे दिए। वो पहलवान आया, उन्हें धमका दिया, किराएदार तो चला गया। अब पहलवान ने उस जगह पे कब्जा कर लिया। बोला मैं तो नहीं जाता, कर लो जो कुछ करना है। अब जो मकान मालिक है वो क्या करेगा, उसको तो भगा दिया। पतला पुतला आदमी था, वो तो भाग गया। अब ये मोटे को कैसे भगाए, तो वही साहब तालिबान का हो गया। वो तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा जमा के बैठ गया। आप देख रहे हैं जब से लेके अब तक ये सारा कहानियाँ चल रही हैं। अगर इंदिरा गांधी मान जाती, अगर ये लोग मान जाते, कैबिनेट में सलाह हुई कि नहीं साइन करने हैं, नहीं करने हैं, साइन जरूरी करने हैं, रशिया से हमारी बन जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो शास्त्री जी कहते नहीं, मैं तो पहले वो लूँगा और जब जाके कोई दूंगा। तो वो इस बात पे वो अड़े हुए थे। अब बोलेगी अगर ये अड़ गए और इनको देना पड़ा, पीओके खाली करके देना पड़ता वो पाकिस्तान को, और ये ले आते तो इनकी वाहवाही हो जाएगी, तो जम जाएंगे। फिर मेरा क्या होगा, गांधी परिवार का क्या होगा, नेहरू परिवार का क्या होगा, मेरी दाल रोटी का क्या होगा। ये बात मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। कांग्रेस पार्टी तो बहुत सेल्फिश हो गया। और अभी तक देख लो, प्रेसिडेंट को नहीं चुनना चाहते, माँ बेटे और बेटी का चक्कर चल रहा है, उसी पे उलझे हुए हैं। कभी वो कुछ बोल देती है, कभी वो बोल देती है। आजकल तो वो बेटी संगम में नहाने जा रही है, मंदिर में जा रही है, और मुझे तो लग रहा है कहीं वो राधे माना बन जाए। ये उसका भी मजाक उड़ रहा है, उसका भी किसी काम की नहीं है। और नेता तो परेशान है, सारी ज़िंदगी निकाल दी उन्होंने बेचारों ने। अब ये G23 वाले नेता हैं, कितने ज़बरदस्त नेता हैं, कितने ज़बरदस्त नेता हैं। और राजीव गांधी तो ये ज़बरदस्ती का नेता है, ज़बरदस्ती है बस, और कुछ नहीं। तो मैंने आपको सारी बात बताई शास्त्री जी के बारे में कि जी ये बातें सारी हुई। और बच्चे उसके छोटे थे, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और हरिकृष्ण शास्त्री की तो बाद में डेथ भी हो गई थी, और वो कुछ कर नहीं पाए। और ये बात मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा था। ये लिखा था मैंने 25 सितंबर 2018 को लिखा है, 25 सितंबर को। तो मैं ज़्यादा समझता हूँ उन्होंने यूएसएसआर की वजह से, रूस की वजह से कहीं रूस चिढ़ ना जाए, क्योंकि हमारे संबंध रूस के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। अब हम भी इधर
चाइना इधर चाइना इधर पाकिस्तान हमारे पर हावी हुआ पड़ा है, तो किसी न किसी की सपोर्ट तो ज़रूरी होती है। और रशिया भी हमें सामान दे ही रहा है और हमारे साथ पीछे खड़ा हुआ है, तभी इसी वजह से भी वो दबे हुए हैं। मैं तो जहाँ तक ये समझता हूँ, बाकी हमारी फौज भी कम नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं वो पुराने नेताओं की वजह से भुगत रहे हैं। शहीद करने वाले तो शहीद करके चले गए, मर गए। बाकी ये सारे नेता जो थे देसी घी का हलवा खा रहे, बस उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी दाल रोटी का या कांग्रेस पार्टी जिताएंगे, आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी जितवाएंगे और समाजवाद लाएंगे, ये नारे के अलावा और कुछ नहीं किया। न आधी रोटी के चक्कर में लगा रखा उनको। अब वो किसानों को कुछ किया जा रहा है तो उनको भड़काया जा रहा है। एक दूसरा हमारा जो एड़ा चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, वो भी उनके पीछे पीछे लग गया है। क्या कर सकता है? अब देखो क्या होता है, भगवान क्या करेगा। आज के दिन सिर्फ इतना ही सही। मेरे इस चैनल को आपको पसंद आया हो मेरी बात का, तो आप इसका सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको और आगे दे सकूं। क्योंकि मेरे फॉलोवर्स तो हैं, सुनने वाले तो हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मैं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ताकि मैं आगे के लिए आपको और नई जानकारी देता रहूँ। नमस्कार।